सो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप सारे के सारे आ चुके हो वापस क्लास में। चलिए, तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोगों ने पढ़ा था मिनरल न्यूट्रिशन, हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कल मिनरल न्यूट्रिशन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो क्या क्या चीज़ें देखी थी हम लोगों ने उसमें? मैंने आप लोगों को मिनरल न्यूट्रिशन में मैंने ऑर्गेनिज्म बताए थे। जैसे दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, बाहर से लेते हैं। तो इस केस में ऑटोट्रॉफ्स जो ऑर्गेनिक मैटर तो खुद एसिमुलेट कर लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खुद बना लेते हैं, जबकि जो उनका जबकि जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है वो उनको बाहर से चाहिए होता है। ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्टार्च, फैट, कार्बोहाइड्रेट, all are things are the organic matter. They can assimilate themselves, but they require the inorganic matter, that is the minerals. ठीक है, minerals normal daily uses things like CO2, H2O, which is help in the photosynthesis. तो ये सारी चीजें उनको क्या होती है, इनकी इनऑर्गेनिक मैटर होती है which they required from the outside or the external environment. ठीक है, अगर अब मैं बात कर रही हूँ आपसे इधर की किसकी, हेट्रोट्रॉफिक की। तो हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर भी और इनऑर्गेनिक मैटर भी, दोनों मैटर को क्या लेते हैं, दोनों मैटर्स को बाहर से लेते हैं। दैट वाज द हेट्रोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स जिन्हें इनऑर्गेनिक मैटर की जरूरत होती है, तो इनऑर्गेनिक मैटर वो कैसे लेते हैं उसके बारे में, तो उसको हम बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। वो कहाँ से लेते हैं? उसे अर्थ से लेते हैं, अर्थ क्रस्ट से लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वो क्या है, माइनर्स हैं। हम क्या बोलते हैं, जो प्लांट्स हैं वो क्या है, माइनर्स है। माइनर्स किसे कहते हैं? खुदाई जो करते हैं, जैसे कि हम ये देखते हैं खदानों में जो खुदाई करते हैं, माइनर्स जो होते हैं वो माइनर्स होते हैं, मिनरल्स निकालते हैं वहाँ से, जैसे सिलिका जो निकालते हैं सैंड में से, जो ये सारी जो निकलती है, कोल निकलता है, ये सब क्या है, मिनरल्स है, माइनर्स है। तो बेसिकली हमें कहते हैं प्लांट्स क्या है, नेचुरल माइनर्स है, जो अर्थ से, अर्थ क्रस्ट से नेचुरली क्या कर रहे हैं, मिनरल्स का अपटेक कर रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिशन कर रहे हैं। अब कौन कौन से मिनरल्स वो लेते हैं, इन सब की स्टडी करने के लिए कुछ मेथड थे जिनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। कौन कौन से मेथड थे? एक अपन ने देखा था प्लांट ऐश एनालिसिस मेथड देखा था। क्या देखा था प्लांट ऐश एनालिसिस मेथड में? प्लांट ऐश एनालिसिस मेथड में हम लोगों ने ये देखा था कि हम जो प्लांट लेते हैं, हमने एक प्लांट लिया विद देयर रूट, उसके रूट के साथ उसको हमने कुछ दिन देर के लिए ब्लॉटर पेपर पे रखा। ब्लॉटर पेपर पे हमने उसको क्यों रखा? ताकि हम उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको क्या कर सके, रिमूव कर सके। जैसे ही हमने प्लांट को ब्लॉटर पेपर पे रखा, उसका एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो गया है। अब वो क्या, फिर हमने क्या किया, उसका वेट लिया, दैट वाज इज फ्रेश वेट। वो क्या हो गया, उस प्लांट का फ्रेश वेट हो गया। अब हमने उसको क्या करा, अवन में रखा विद 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने उसको गर्म किया। तो उसका जो पानी था वो क्या हो गया, उड़ गया, पानी एवापोरेट हो गया। अब जो उसके अंदर बचा, फिर हमने उसका जो वेट लिया, दिस वाज द ड्राई वेट। तो अगर मैं फ्रेश वेट में से ड्राई वेट निकाल दूंगी तो क्या मिल जाएगा, हमें वाटर कैपेसिटी मिल जाएगी। किसी भी प्लांट की क्या है, वाटर कैपेसिटी है। अब जो ड्राई वेट जो प्लांट मुझे मिला है, अब मैंने उसको क्या दिया, फर्नेंस में। फर्नेंस किसे बोलते हैं बच्चों? फर्नेंस जैसे कोई भट्टी, भट्टी होती है, हम जैसे मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया आपको, भट्टी। तो प्लांट्स के लिए भी एक ऐसे भट्टी जैसा होता है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लाइक 600 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा उसका चला जाता है। उसमें हमने रखा तो वो क्या बन जाता है, ऐश बन जाता है, विच इज़ कॉल्ड अ प्लांट ऐश, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्लांट ऐश। पौधा जो हमने लिया था, प्लांट जो लिया था, वो क्या बन गया है, राख बन गया है, और वो क्या बनाता है, प्लांट ऐश। अब जब इस प्लांट ऐश की एनालिसिस करते हैं ना बच्चों, तब हमें पता चल जाता है कि हमारा जो प्लांट है उसे किस किस चीज़ की मिनरल की जरूरत थी, या उस प्लांट ने कौन कौन सा मिनरल लिया है। तो हम उस मिनरल्स की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। केवल इसका एक ड्रॉबैक रहता है बच्चों, उसका ड्रॉबैक ये है कि आपको ये पता नहीं चलता है कि आपके प्लांट को कितनी मात्रा में उस मिनरल की जरूरत थी। यानी कि आपने प्लांट ऐश बना लिया, प्लांट ऐश बनाने के बाद आपको मिनरल तो मिल गया, लेकिन आपको ये पता नहीं चला है कि उसको मिनरल कितनी क्वांटिटी में मिला है, या उसने कितनी क्वांटिटी में मिनरल का एब्जॉर्प्शन किया है। ठीक है, तो पहला मेथड हमने पढ़ा आपका प्लांट ऐश एनालिसिस मेथड। जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा था कल, सैंड कल्चर। सैंड कल्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सैंड कल्चर में मैंने बताया था आपको
हम सैंड लेते हैं बेसिकली। अभी तक हम किस में कर रहे थे, सॉइल में कल्चर कर रहे थे, अब हम उसको किस में कल्चर कर रहे हैं, अब हम उसको कल्चर कर रहे हैं सैंड में, बालू मिट्टी में। बालू मिट्टी में उसको कल्चर कर रहे हैं। जो बालू मिट्टी होती है, जो सैंड होती है ना बच्चों, ये जो होती है ये एल्कलाइन नेचर की होती है, ठीक है ना। इसमें ऑलरेडी कुछ पिला होता है, तो इसको सब इन चीज़ों से फ्री करने के लिए, एल्कलाइन नेचर, एल्कलाइनिटी, इस सबसे फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम उसको सॉल्ट फ्री वाटर, यानी कि ऐसा पानी, प्योर पानी, सॉल्ट फ्री वाटर से उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। और वॉश करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसके बाद उसको HCl ट्रीटमेंट देते हैं। दो तरीका होता है, या तो आप उसे डायरेक्ट HCl ट्रीटमेंट दे दें, या आप उसको हीट HCl ट्रीटमेंट, यानी कि स्टीम HCl ट्रीटमेंट, HCl की भाप दें। एक तो होता है या तो आप उसको डायरेक्ट HCl से दें, या उसके आप उससे भाप दें। बेसिकली आपको क्या करना है, उस सॉइल की, उस सैंड की क्या करनी है, एल्कलिनिटी खत्म करनी है, उसका क्षारीयपना, क्षारीय बोलते हैं क्षार और अम्लीय, तो आपको उसका क्षारीयपना कम करना है। उसको क्या बनाना है, सॉइल को एकदम न्यूट्रलाइज करना है, उस सैंड को न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज कर दिया, अब न्यूट्रलाइज करने के बाद आप एक ब्यूमेट, यानी कि एक अर्दन पॉट्स लेंगे, ब्यूटामिन से कोटेड होते हैं। ये ब्यूटामिन से कोटेड क्यों होते हैं, ताकि इनमें कोई एल्गल कल्चर या एल्गल इन्फेक्शन इनमें ना हो सके, इसलिए ब्यूटामिन कोटेड हमने अर्दन पॉट्स लिए। उन अर्दन पॉट्स में हमने क्या करा, सैंड रख दी। सैंड में उसके बाद हमने उसमें प्लांट का ग्रुप है। अब हम करते क्या है, बेसिकली इसमें सॉल्यूशन ट्रांसफर करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन ट्रांसफर जैसे कि हमने उसके अंदर सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें सब चीज़ होती है, सब चीज़ जो उस प्लांट को जरूरत है, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द मिनरल एलिमेंट्स, ऑल द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो हम उसे किस में डालते हैं, सैंड में डालते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट हमने ग्रो किया है सैंड में विद ऑल द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, ये क्या है हमारा, ये हमारा रेफरेंस प्लांट है। क्यों, क्योंकि इस प्लांट के पास वो सारी चीजें हैं जो उसको चाहिए। तो इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं हमें देखने को मिलेगी, एकदम प्रॉपर नॉर्मल प्लांट हमको देखने को मिलेगा। तो ये प्लांट कैसा हो जाता है, हमारा रेफरेंस प्लांट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम और कल्चर्स करते हैं। अब हम और कल्चर करते हैं, सेम इसी तरीके से कल्चर करते हैं, बस कर्मी क्या करते हैं कि हम लोगों ने जो रेफरेंस प्लांट को सॉल्यूशन दिया है, उस सॉल्यूशन में कुछ एक आध मिनरल्स की हम क्या करते हैं, धीरे धीरे कमी करते हैं। जैसे ABCDEFG ऐसे हमने कई प्लांट्स लगाए हैं। अब उनमें क्या किया, ए में हमने एक कमी कर दी, बी में हमने दूसरा एलिमेंट कम कर दिया, सी में हमने तीसरा एलिमेंट कम कर दिया, डी में हमने चौथा एलिमेंट कम कर दिया। तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं, हम मिनरल्स की कमी करते हैं। मिनरल्स की कमी करने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, हम उसको टैली करते हैं। अब उसको टैली किससे करेंगे, रेफरेंस प्लांट से। क्यों, क्योंकि हमारा रेफरेंस प्लांट है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सही है। अब ए में से आपने मान लो कोई वन एलिमेंट, पहला एलिमेंट आपने कम कर दिया। कम करने के बाद आपने देखा कि उसमें ग्रीन की जगह येलोइश होने लगा है, प्लांट क्या हो गया है, ग्रीन नहीं है, क्या होने लगा, पीला पड़ने लगा है। तो आप ये पता कर सकते हैं कि उसमें नहीं है भाई, मैंने मान लो मैंने नाइट्रोजन कम किया था, मैंने नाइट्रोजन कम किया, अब उससे क्या हो गया, वो पीला पड़ने लगा। जबकि जो नॉर्मल प्लांट है वो क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की कमी किस में हो जाती है, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो प्लांट कैसा हो जाता है, पीला पड़ने लगता है, ठीक है ना। क्या कह देंगे हम कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो प्लांट कैसा होने लगता है बच्चों, पीला पड़ने लगता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं। अब कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे इसके। एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया, आप इस तरह से पता कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज मेथड का डिसएडवांटेज नहीं, बेसिकली सैंड का डिसएडवांटेज है। सैंड का डिसएडवांटेज क्या होता है बच्चों, कि सैंड जो होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, यानी कि पानी को ये होल्ड करके नहीं रख सकता। यानी कि आपने थोड़ा सा सोल्यूशन डाला, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, लीज हो जाता है या पानी बह जाता है, ठीक है। तो इस केस में और भी चीज़ें हैं, जैसे हमने इसमें सैंड यूज़ करी तो आप वर्मिक्यूलाइट यूज़ कर सकते हैं। वर्मिक्यूलाइट, वर्मिक्यूलाइट क्या है बच्चों, वर्मिक्यूलाइट बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है, एक तो सैंड के साथ मैंने आपको बताया कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, एक सैंड की टेम्परेचर की भी कैपेसिटी नहीं होती। यानी कि ठंड पड़ेगी तो सैंड ठंडी हो जाएगी, और अगर गर्मी पड़ेगी समर में तो सैंड बहुत गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा बाहर हमारी बालू में रेत मिट्टी पड़ी रहती है, कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है, उबलने लगती है, इतनी गर्म हो जाती है, होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। तो सैंड के साथ ये प्रॉब्लम है, जबकि वर्मिक्यूलाइट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। वर्मिक्यूलाइट में क्या होता है, एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, साथ में इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो कैपेसिटी है वो भी क्या है बच्चों, अच्छी है। यानी कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, गर्मियों में ठंडा रहता है, ठंडों में गर्म रहता है। तो यानी कि टेम्परेचर क्या रहता है इसका, मेंटेन रहता है। आगे बात समझ में। तो मेथड की कमी नहीं है, बेसिकली सैंड की है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया सैंड कल्चर। अब तीसरा आता है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। कल मैं यहीं से बात कर रही थी, हाइड्रोपोनिक्स की बात कर रही थी, उसके बाद मैंने आपसे कहा था हम कल थोड़ा जल्दी में हम लोगों ने इसकी बात करी थी, आज हम बात करेंगे
हाइड्रोपोनिक टेक्निक, हाइड्रोपोनिक टेक्निक क्या है? हाइड्रोपोनिक टेक्निक इसको बोलते हैं सॉइललेस कल्चर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? सॉइल लेस कल्चर, यानी कि सॉइल के बिना कल्चर। काफ़ी अच्छा मेथड है, इसको यूज़ किया जाता है सॉइल लेस कल्चर। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इसको प्रेफर किया है। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूशन में ग्रो करते हैं। इसमें जैसे उधर तो हमने क्या किया था, सैंड कल्चर जब हम कर रहे थे तो मैंने सैंड यूज़ किया था हम लोगों ने। इसमें हम केवल एक्वाटिक सॉल्यूशन में प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, और इसको कमर्शियल लेवल पे यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सॉइललेस कल्चर यानी कि प्लांट्स को हम कैसे ग्रो कर रहे हैं? प्लांट को हम ग्रो कर रहे हैं एक्वाटिक सॉल्यूशन में, ठीक है ना। किसमें ग्रो कर रहे हैं उसको? एक्वाटिक सॉल्यूशन में ग्रो कर रहे हैं। बेसिकली क्या करते हैं हम इसके अंदर, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? करते तो कुछ नहीं है, सॉइल नहीं है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ग्रो करते हैं, कर ले आराम से बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो कर जाता है। लेकिन आपको इसमें करना क्या होता है? इसमें सबसे पहली चीज़ है जो हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है कि पहला हमें इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। दूसरा, हमें इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखना पड़ता है। तीसरा, हमें टाइम टू टाइम सॉल्यूशन चेंज करना पड़ता है। चौथा, हमें इसमें एरेशन यानी कि हवा की अच्छी ध्यान रखना पड़ता है कि हवा क्या रहे, इसमें मेंटेन रहे, हवा बनी रहे, ठीक। पांचवा, इसको हमें कोई ऐसा सपोर्ट देना पड़ता है, सपोर्ट जिससे प्लांट क्या रहे, अपराइट रहे। क्योंकि आप जानते हैं सॉइल का काम क्या है? सॉइल का काम केवल मिनरल्स और इन सब का नहीं है। सॉइल का मेन काम क्या होता है? वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसे अपराइट रखती है, ठीक है ना, सीधा रखती है पौधे को। सॉइल का मेन काम क्या है? वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली भैया सॉइल नहीं है तो हमारा क्या इसमें बनता है कि हम इसको ऐसा सपोर्ट इसको प्रोवाइड करें जिससे कि क्या रहे, ये सीधा रहे, ठीक है। और और क्या कर सकते हैं हम इसमें? और हम इसमें इसका ध्यान रख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं शुड बी एप्रोप्रिएट। कैसा होना चाहिए? एप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर सारे सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, सभी एलिमेंट्स उसमें मौजूद रहने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं किसी एलिमेंट की आप कमी कर दें, क्योंकि सॉइल में तो क्या होता है बच्चों, सॉइल में तो मैंने आपको बोला कि बेसिकली प्लांट्स क्या है, माइनर्स है, यानी कि अर्थ क्रस्ट से वो अपने आप ले सकते हैं। अब अगर आप उसको अर्थ में यानी कि उसको सॉइल में जब उसको ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, आप उसको बाहर से सब दे रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उसे बाहर से सब प्रोवाइड करवाया जा सके। आगे बात समझ में? तो ये किस में करना पड़ता है हमें? हाइड्रोपोनिक टेक्निक, सॉइल लेस कल्चर, एक्वाटिक सॉल्यूशन में हमें इसे करना पड़ता है। आगे बात समझ में? काफी लार्ज स्केल पर इसका करा जाता है बच्चों, लार्ज स्केल पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? हाइड्रोपोनिक टेक्निक जो है इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इसके एडवांटेजेस मैंने आप लोगों को कल भी बताए थे, हमने ये मेथड किया। अब करने के बाद इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे? इसके एडवांटेजेस ये होंगे, पहला बच्चों, हमें किसी भी तरीके की वीडिंग या प्लगिंग की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके की वीडिंग या प्लगिंग की हमको इसमें ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि आपको किसी भी तरीके की जो खरपतवार है, खरपतवार उगेगी क्या भाई? खरपतवार क्या होता है? अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स, ठीक है, जो क्या हो जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं। अब हम जब उसको सॉइल में कल्चर ही नहीं कर रहे तो वो उगेंगे नहीं, तो वीडिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। प्लगिंग, प्लगिंग किसे कहते हैं? जब हम खुद प्लांट्स, जब हम, आपने देखा होगा घर में हम क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, नहीं खोदते, बार बार उसमें थोड़ा थोड़ा सा हम उसमें उसको करते रहते हैं। क्यों करते हैं? उसको एरेशन के लिए करते हैं बच्चों। क्योंकि क्या होता है, पानी देने की वजह से, पानी की वजह से जो मिट्टी है वो कैसे जाती है, वाटर लॉक्ड कंडीशन में आ जाती है कई बार। तो उसको बार बार उसको करने की वजह से, प्लग करने की वजह से क्या हो जाता है, उसमें एरेशन यानी कि प्रॉपर एयर की उसमें बनी रहती है। क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स की क्या टेंडेंसी होती है, सॉइल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड होकर, और वो न्यूट्रिएंट्स को भी बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जो हम पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, जो हम इसमें पॉइंट पढ़ेंगे एडवांटेज, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या है, कॉलॉइड फॉर्मेशन नहीं होता, colloids not formed।
यानी कि कॉलाइड्स फॉर्म नहीं होते, कॉलाइड्स फॉर्म नहीं होते यानी कि जो सॉइल है, जो सॉइल में पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कई बार न्यूट्रिएशन, न्यूट्रिएंट जो होता है यानी कि मिनरल्स है या कोई और न्यूट्रिएंट है उसको क्या कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई और जो न्यूट्रिएंट है जैसे कि सॉइल में, तो उनको क्या कर लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, कॉलॉइड्स फॉर्म हो जाते हैं। कॉलॉइड्स यानी कि सॉइल प्लस न्यूट्रिएंट, कॉलॉइड्स यानी सॉइल प्लस न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो इनको क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस इसमें नहीं होगा, हाइड्रोपोनिक टेक्निक में नहीं होगा। तीसरा क्या एडवांटेजेस है, तीसरा इसमें वेस्ट नॉट एक्यूमुलेटेड, वेस्ट क्या होगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा। वेस्ट नॉट एक्यूमुलेटेड, जो वेस्ट है वो क्या हो रहा है बच्चों, एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, यानी कि जमा नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम हर बार क्या करते हैं, प्लगिंग कर लेते हैं, प्लगिंग करने की वजह से या सॉरी प्लगिंग कह रही हूँ, जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या कर लेते हैं, चेंज करते रहते हैं, सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल उसमें एक्यूमुलेट हो गया है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वॉश ऑफ होने लगता है, रन ऑफ होने लगता है, ठीक है ना। तो एक इसका ये है। दूसरा और अगला क्या है, हम इसमें पीएच मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, पीएच मेंटेन कर सकते हैं। तो अगला इसमें क्या है, पीएच मेंटेन, पीएच मेंटेन कर सकते हैं। अगला एलिमेंट्स को रेगुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स इसमें रेगुलेट हो जाते हैं। एलिमेंट्स कैसे रेगुलेट कर सकते हैं कि हमें जो प्लांट को जो चाहिए, जो देना है वो हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स रेगुलेट हो जाते हैं। आगे क्लियर, बात आ गई समझ में सबको। तो ये किसके थे बच्चों, हाइड्रोपोनिक टेक्निक थे। हम्म, कोई डाउट है किसी को अभी तक, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। सबको क्लियर है ना, हाइड्रोपोनिक टेक्निक, ठीक है। अब अगला क्या करना है हमें, अगला मैं बात, अब हम बात करेंगे असेंशियल एलिमेंट्स, असेंशियल एलिमेंट। असेंशियल एलिमेंट्स क्या है, वो एलिमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कि वो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, या हम कहें बड़े बड़े कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जो चाहिए होते हैं, दैट वाज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो नहीं चाहिए होते हैं, यानी कि कम क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है ना। नहीं से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं चाहिए, मतलब कम क्वांटिटी में चाहिए, वो क्या होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो में आपके कौन कौन से आते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम, ये सब किस में आते हैं आपके, ये सब आते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। अब बचे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो में कौन कौन से आते हैं, माइक्रो में आते हैं आपके बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है, बोरोन है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, कॉपर है। मैक्रो में आपका सोडियम भी आता है। ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके माइक्रो में आते हैं। कहीं पे सिलिकॉन आपको मैक्रो में मिल सकता है, पर ज्यादातर इसको माइक्रो में ही यूज करते हैं, क्योंकि प्लांट्स के लिए कोई कोई प्लांट्स है जो सिलिकॉन का यूज करेगा, बाकी ज्यादातर प्लांट्स के लिए सिलिकॉन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ही होता है, ठीक है। अब इन सब का काम अलग अलग होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मैं आपको हर एक का अलग बताऊंगी, हम हर एक का अलग बात करेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ पोटेशियम, एक एक करके यही बात करें सबसे पहले।
सबसे पहले मैं बात करूं पोटेशियम, तो पोटेशियम कौन कौन आप लोग जानते हैं, आप लोग आराम से बता सकते हैं पोटेशियम का काम। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो हम लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन पंप थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सोडियम क्या, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम इज हेल्पफुल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो वहां पे भी मैं आपसे बोल सकती हूँ। उसके अलावा और पोटेशियम का क्या काम है, पोटेशियम का काम होता है बच्चों, पोटेशियम की अगर कमी हो जाए ना तो एक डिजीज हो जाती है, कौन सी, डाईबैक डिजीज। पोटेशियम की अगर कमी हो जाए तो एक डिजीज हो जाती है डाईबैक डिजीज। डाईबैक डिजीज क्या कहते हैं, डाईबैक डिजीज होती है, इसमें क्या होता है बेसिकली प्लांट जो होता है ना वो आपका छोटा रह जाता है, यानी कि रोजेट ग्रोथ, रोजेट ग्रोथ, फ्लावरिंग और प्लांट की ग्रोथ दोनों बंद हो जाती है, फ्लावरिंग और प्लांट की ग्रोथ दोनों बंद हो जाती है। अच्छा, रोजेट ग्रोथ किसकी वजह से आएगी, इंटरनोड की वजह से, यानी कि इंटरनोड ही हम जानते हैं प्लांट के इलोंगेशन में, प्लांट की ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, इंटरनोड करता है। नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्स वो होते हैं जहाँ पर ब्रांचेस, फ्लावरिंग, लीव्स ये लगते हैं, और इंटरनोड्स वो होते हैं जो बेसिकली दो नोड्स के बीच में होते हैं और प्लांट के इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, दैट वाज द इंटरनोड्स। तो मैं ये कह सकती हूँ कि क्या करता है ये, इंटरनोड के इलोंगेशन को ब्लॉक कर देता है, कौन, पोटेशियम। तो पोटेशियम की कमी से ये सारी चीजें आ जाती हैं। और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनमें भी कौन हेल्प करता है, आपका पोटेशियम हेल्प करता है, कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक एंजाइम है फ्रक्टोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज ये एंजाइम आपको मिलता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फ्रक्टोकाइनेज। उसके लिए एज अ को फैक्टर या एज अ एलिमेंट कौन हेल्प करता है, पोटेशियम हेल्प करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पोटेशियम इज वेरी हेल्पफुल इन वेरियस प्रोसेस, ठीक। कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम वैसे तो एक को फैक्टर की तरह भी काम करता है, बाकी कई सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें कैल्शियम जो होता है वो जैसे कि मैसेंजर की तरह काम करता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स के हाइड्रोलाइसिस में काम करता है, एज अ को फैक्टर ज्यादातर ये काम करता है, ठीक है। अगर मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर, सल्फर प्लांट्स को अवेलेबल कैसे होता है, प्लांट्स जो होते हैं सल्फर को सॉइल से ही लेते हैं। सल्फर जो है प्लांट्स में एज ए सॉल्यूबल सॉल्यूट्स पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। ये मतलब प्लांट्स को जैसे कि सल्फेट्स के फॉर्म में, सल्फाइड्स की फॉर्म में, इस तरह से सल्फर प्लांट्स को मौजूद रहता है। अच्छा, सल्फर नहीं होगा तो प्लांट्स कैसे, प्लांट में क्या क्या कमी आने लगेगी, प्लांट्स में आपको ये कमी आने लगेगी कि प्लांट जो होती है, जो मिच्योर लीव्स होती हैं, जो मिच्योर लीव्स होती है वो कैसी होने लगती है, पीली पड़ने लगती है। यही एक कैरेक्टर आपको नाइट्रोजन में मिलता है, पर ये जो कैरेक्टर है पीला पड़ना, रेडिश होना, ब्लूइश होना, ये जो कैरेक्टर है ये प्रीडोमिनेंटली आपका नाइट्रोजन का कैरेक्टर है, ठीक है। सल्फर का कैरेक्टर इतना नहीं है, पर फिर भी हम सल्फर में पढ़ते हैं क्योंकि सल्फर की कमी से भी ये सारी डिजीजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। और क्या कमी हो जाएगी सल्फर से, सल्फर में जो आप जो पढ़ते हैं जैसे कि अमीनो एसिड, कई सारे अमीनो एसिड है जैसे कि मीथियोनिन है, फर्स्ट इनिशिएशन अमीनो एसिड, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पढ़ाया है, तो इसकी भी कमी होने लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि कई सारे ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनमें एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोसिस, द मोस्ट प्रोडोमिनेंटली क्लोरोसिस, क्लोरोसिस क्या होती है, क्लोरोसिस होता है पत्तियों का पीला पड़ना, ठीक है ना। और ये कैरेक्टर अगर मैं कहूँ कि मेच्योर और यंग लीव्स, तो सबसे पहले हमें मेच्योर लीव्स में देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नाइट्रोजन की कमी होगी तो नाइट्रोजन मेच्योर लीव से कहाँ जाएगा, यंग लीव्स की तरफ जाएगा, ठीक है ना। मेच्योर लीव से पहले यंग लीव्स में जाएगा, जिससे मेच्योर लीव्स पहले पीली पड़ने लगती है, और ज्यादा नाइट्रोजन की अगर कमी हो रही है तो फिर वो कहाँ से आता है, फिर उसमें यंग लीव्स भी आपको पीली देखने को मिल जाती है, ठीक है। फास्फोरस, फास्फोरस भी कहाँ से लेते हैं प्लांट्स, फास्फोरस भी आपके सॉइल से ही लेते हैं प्लांट्स, ठीक है, फास्फोरस को। और फास्फोरस को जो है किस पे डिपेंड करता है, फास्फोरस का अपटेक प्लांट्स का, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड करता है बच्चों, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या वहां पर एक्टिविटी है, क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सॉइल में, वो भी डिपेंड करता है। अच्छा, फास्फोरस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल एटीपी, एटीपी, जीटीपी, जितनी भी ये एनर्जी रिलेटेड इक्वेशंस हैं, जितनी भी ये एनर्जी रिलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, इन सब में हमें फास्फोरस चाहिए होता है, यानी कि फास्फोरस की कमी से मैं ये कह सकती हूँ जितनी भी एनर्जी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिनमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सब क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है।
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपने देखा होगा कई सारे, अभी थोड़ी दिन पहले मैंने आपको जो एंजाइम्स पढ़ाए हैं, आपका अमीनो एसिड ट्रांसफरेज एंजाइम हमने पढ़ा, उसमें भी मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर काम आता है। तो मैग्नीशियम इज वेरी यूजफुल एज अ कोफैक्टर। कई सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनमें एज अ कोफैक्टर मैग्नीशियम यूज होता है। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं इन सब की। चलिए, सबसे पहले बात करूंगी नाइट्रोजन की। आप लोगों की बुक में वैसे दिया हुआ है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, इस सब याद करने का है, पहले मैं आपको बोल देती हूँ। ठीक है ना, मैं सिर्फ ये है कि आप लोगों को यहाँ पर एक बार मैं करवा दूंगी तो आप लोगों को याद करने में क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी याद आपको करना है वो मैं नहीं करूंगी। चलिए, सबसे पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आफ्टर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद अगर कोई कंपाउंड सबसे ज्यादा जरूरी है, या मैं ये कहूं एनवायरमेंट में मौजूद है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद अगर कुछ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एनवायरमेंट में जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, दैट वाज द नाइट्रोजन। इतना सब होने के बावजूद अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो हमारे एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस भी नाइट्रोजन है। 78% होती है ये, 78%। इतना सब होने के बावजूद भी नाइट्रोजन प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती है। आप सब जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को आई गेस पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में। आया नाम में तो जवाब दे दिया करो नालायको। या बिल्कुल चुप होके बैठे हो, मैंने पढ़ाया होगा, कौन सा हमें अभी पेपर में कुछ याद नहीं होता, आप तो क्लास में पूछ रही हो। चलिए, चलो कुछ तो रिप्लाई कर ही रहे। पढ़ाया था नाइट्रोजन इज वेरी यूजफुल, लेकिन उसके बावजूद भी प्लांट्स उसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्यों? क्योंकि उनको उसके लिए स्पेशल प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जो किसमें पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और इसके साथ कैसे रहता है बच्चों? सिम्बायोटिकली रहता है, बात करी थी हम लोगों ने। ठीक है, तो एक तो प्रोसेस ये हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, और क्या हो सकता है बताओ फटाफट। लाइटनिंग बताई थी, लाइटनिंग, बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है तो बिजली जब गिरती है तो उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और क्या हो सकता है, एक फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या है बच्चों? देखिए राइजोबियम तो क्या होता है, राइजोबियम सिम्बायोटिकली रहता है किसके साथ, लेग्यूमिनेसी। तो फ्रैंकिया क्या है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर तो है ये यूरिया खाद हम जो देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ही देते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, या नाइट्रोजन इन प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स को अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्यों जरूरी है आप जानते हैं प्लांट्स के लिए। फंक्शन अगर मैं इसका बात करूं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का फंक्शन क्या है, क्यों जरूरी है? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। यूज फॉर प्लांट्स ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है या नहीं है भाई? प्लांट में आप देखते हैं जितनी भी हरा दिख रहा है आपको प्लांट, ये किसकी वजह से दिख रहा है? नाइट्रोजन की वजह से दिख रहा है। तो नाइट्रोजन इज वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है। और किसके लिए जरूरी है? प्रोटीन्स के लिए जरूरी है। प्रोटीन्स में भी नाइट्रोजन होता नहीं होता, अमीनो ग्रुप होता है ना प्रोटीन्स में, होता है अमीनो ग्रुप। तो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, तो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। और जो एनर्जी मॉलिक्यूल है आपके कौन कौन से, एनएडीपी, याद है एनएडी, ये सब रेस्पिरेशन में काम आते हैं। प्लांट्स का जब रेस्पिरेशन में आपको पढ़ाऊंगी तब वहां मैं आपको पढ़ाऊंगी एनएडीपी, एनएडी, ये सब वहां पे भी काम आते हैं। तो इन सब प्रोसेस के लिए जरूरी है। और किसके लिए जरूरी है? क्लोरोफिल के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? चालू है, किसके लिए जरूरी है? क्लोरोफिल के लिए जरूरी है। तो ये सारी प्रोसेस किसकी होती है बच्चों? नाइट्रोजन की होती है। ठीक है ना, ये सब क्या है, नाइट्रोजन के फंक्शन है कि नाइट्रोजन क्यों जरूरी है। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि नाइट्रोजन अगर ना मिले तो क्या होता है, इसके डेफिशिएंसी सिस्टम। बच्चों रिज्वाइन कर लीजिए क्लास।